बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमूमन मीडिया में ज़्यादातर सियासत पे बात की जाती है और हुकूमत पे बहुत कम बात की जाती है। हालांकि आम आदमी की ज़िंदगी पे असल असर हुकूमत की परफॉर्मेंस का पड़ता है। और फिर जब हुकूमत की बात भी होती है तो वफाकी हुकूमत का तो ज़िक्र होता है, लेकिन सूबाई हुकूमतों को और सूबों के मसाइल को अमूमन मीडिया में इग्नोर कर दिया जाता है। आज के जरगे में हम हुकूमतों की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत, सब पे बात होगी। और हमने सियासतदानों की बजाय गैर जानिबदार तज्ज़िया नगारों को दावत दी है कि वो इंसाफ की बुनियाद पे फ़ैसला कर सकें और आवाम को बता सकें कि उनके यहाँ हुकूमतों की क्या परफॉर्मेंस है। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ़ है जियो न्यूज़ लाहौर के, और एजाज़ ख़ान साहब ब्यूरो चीफ़ है जियो न्यूज़ के कोयटा के, तारिक मोइन सिद्दीकी साहब ब्यूरो चीफ़ है कराची के, और शकील फरमान अली ब्यूरो चीफ़ है पेशावर के। और स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं फ़खर दुरानी साहब जो कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं। और आगाज़ करते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान से। तो एजाज़ ख़ान साहब, आप बताइए कि पहले तो टीम जो वज़ीर आला ने बनाई है, क्या वो टीम बेहतर टीम है या बेकार टीम है या बस ऐसे ही है? साफ़ी साहब, इसमें जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो ऐलानात किए हैं अब तक पहले 100 दिन में, उसमें गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि इसका जो बड़े चैलेंजेस हैं उनमें उसके लिए गुड गवर्नेंस और इसके अलावा अमन व अमान की बहाली और करप्शन का जो ख़ात्मा है, इसके ख़िलाफ़ इक़दामात और ब्यूरोक्रेसी को जो है ना मतलब ट्रैक पे लाने के जो स्टेप्स बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किए हैं मीर सरफराज बुगटी की क़यादत में, यकीनन गवर्नमेंट ने जो ऐलानात किए हैं यही चैलेंजेस जो माजी में हुकूमतें थी बलूचिस्तान में, चाहे वो डॉक्टर मालिक की गवर्नमेंट हो या जाम कमाल की गवर्नमेंट हो, इसी तरह के चैलेंजेस का सामना उन्हें भी था और यही चैलेंजेस अब भी है मतलब मीर सरफराज बुगटी की हुकूमत को। तो इसमें अब तक जो गवर्नमेंट बनी है बलूचिस्तान में और इनकी जो कैबिनेट है या मीर सरफराज बुगटी की जो काबीना है, इनको इसी तरह के चैलेंजेस का सामना है। लेकिन अब तक इन्होंने सिर्फ ये ऐलानात किए हैं कि उनकी स्ट्रेटजी होगी और इन चीज़ों को बेहतर बनाएंगे, लेकिन अब इस पर कोई एग्जीक्यूशन या इस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो इक़दामात हैं वो आवाम तक नहीं पहुँचे या इसके समरात अब तक आवाम तक नहीं पहुँचे। कोई चेंज लोगों ने महसूस किया है वज़ीर आला के बदलने से? चेंज बलूचिस्तान में ये आई है कि मतलब ये जिस चेंज की आप बात कर रहे हैं, ये चेंज तो डॉक्टर मालिक के, जब डॉक्टर मालिक बलूचिस्तान में डॉक्टर मालिक की गवर्नमेंट बनी थी बलूचिस्तान में, उस टाइम भी एक तासुर ये आया था कि मिडिल क्लास से एक जो है सीएम बलूचिस्तान में और ख़ासकर तुर्बत डिस्ट्रिक्ट से एक सीएम बना है। और मीर सरफराज बूटी के वज़ीर आला बनने से भी उसको एक तक़वियत मिली है कि बलूचिस्तान में एक आम आदमी मिडिल क्लास का जो है वो हुकूमत में आया है और वो हुकूमत बनाने में, लेकिन इस तरह की जो चैलेंजेस उनका सामना करना पड़ेगा वो ये होगा कि, और इस तरह के आसार भी नज़र आ रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ भी बिलावल भुट्टो से, चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सवाल किया गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या उनका कोई इरादा है बलूचिस्तान में सीएम चीफ मिनिस्टर को बदलने का, तो उन्होंने इसको रद्द कर दिया था कि उनका कोई इरादा नहीं है कि सीएम को बदला जाए। इस तरह ये कि बलूचिस्तान में जो एक आम चीज़ होती है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट बलूचिस्तान में सिंस जब से सूबे का दर्जा मिला है बलूचिस्तान को, उस वक्त से यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट बनती आ रही है। और कोलिशन गवर्नमेंट का जो होता है, जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अपने कोलिशन पार्टनर्स को साथ लेकर चलना। ये इसी तरह की चैलेंजेस का सामना मीर सरफराज बुगटी को भी लगता है कि आने वाले दिनों में या शुरू हो गया है। इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं कि उनकी अपने इत्तेहादियों में से या उनकी जमात में से बहुत से लोग, उनकी ये कोशिश होगी कि वो सीएमशिप के लिए आगे आएँ। रईस अंसारी साहब, मरियम नवाज़ साहबा के बारे में क्या तासुर है लोगों में कि अच्छी वज़ीर आला साबित हो रही है या कि नहीं? देखिए साफ़ी साहब, आपने बात की मसाइल की, तो मसाइल जो है वो 90% लोगों के जो मसाइल हैं वो सूबाई हुकूमतों के पास होते हैं, हेल्थ के, एजुकेशन के हैं, पानी के हैं, सब उनके पास होते हैं। शायद ही 10% मसाइल हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। बात यह है कि जहाँ तक आपने पूछा मरीम नवाज के बारे में, वो एक तजर्बाकार सियासतदान है, उन्होंने अपने वालिद साहब के साथ काम किया, अब भी उनको अपने वालिद साहब की पूरी सपोर्ट हासिल है।
तो काम करने में तो वो चाह रही है तेज़ काम करने के लिए, बहुत करना चाहती है। लेकिन उसमें एक चीज़ है, देखिए उन्होंने अभी एक ऐड शाया हुआ जिसमें उन्होंने 44 प्रोजेक्ट के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि हमने करके दिखा दिया है, मुमकिन को नामुमकिन बना दिया है। अब मुझे बताइए, अगर अमेरिकन गवर्नमेंट भी हो तो वो भी 100 दिन में 44 प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं कर सकती है अनाउंस करने के बाद। अब इसमें IT यूनिवर्सिटी है नवाज शरीफ की, अभी उस संगे बुनियादी रखा। अभी उन्होंने जो फील्ड हॉस्पिटल बनाए हैं उसमें काम शुरू किया, लेकिन मतलब मुकम्मल तो कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए फील्ड हॉस्पिटल है, मैं आपको बताता हूँ, उसमें 32 फील्ड हॉस्पिटल बनाए हैं और क्लिनिक ऑन व्हील। अब पूरे पंजाब में 32 क्लिनिक तो नहीं पूरे पड़ सकते ना। और दूसरा मामला यह है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है वो ऐसे बनाया जाता है कि तमाम लोग उससे इस्तेफादा हासिल करें, यानी किसी शहर में हॉस्पिटल बनाया जाता है तो सारा शहर वहां जा सकता है। और साहब आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि ज्यादातर तवज्जो उनकी सिर्फ लाहौर शहर पे है? जी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अब जो फील्ड हॉस्पिटल बनाए वो 32 लाहौर में ही है, अभी ये कहते पंजाब में है लेकिन ज्यादा नहीं है। दूसरा अहम बात आपको और बताऊं सर, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अब देखिए निगरान गवर्नमेंट में एक हॉस्पिटल शुरू हुआ, आई हॉस्पिटल, मियो हॉस्पिटल लाहौर में, जो सबसे बड़ा पंजाब का हॉस्पिटल है। 6 माह हो गए वो बंद पड़ा है और उसमें तकरीबन हर महीने 2 से 3 हज़ार ऑपरेशन मुफ्त होते थे। वो बंद पड़ा, 2 माह से तैयार है, फिर भी ओपनिंग उसकी नहीं हो रही। अभी इसकी इफ्तिताह होना और उस पर 1 अरब 40 करोड़ लगा दिए। डॉक्टर कहते हैं कि 1 अरब 40 करोड़ पे जो है वो 2 अच्छे अस्पताल आई के बन सकते हैं। अब रीवैम्पिंग होती है क्या? रीवैम्पिंग क्या है? टाइलें चेंज कर दो, सीमेंट कर दो। भैया हॉस्पिटल की रीवैम्पिंग हो रही है, उसमें जदीद मशीनरी कौन सी आप लेकर आए हैं? तो बात यह है कि अभी तक जो जिस तरह मैंने बात की 44 मंसूबे जो हैं, वो क्या आप सोचते हैं, आप खुद सीनियर तजियाकार हैं, साफी हैं, आप सोचते हैं कि ये 100 दिन में मुकम्मल हो सकते हैं? और एक और आपको बात करना चाहता हूँ, देखिए बारिश होती है, सीएम बारिश में बाहर आ जाती है। कोई ब्रिज बन रहा है, सीएम आगे खड़ी हो जाती है या खड़ा हो जाता है, जो भी पहले सीएम रहे हैं। इसका मकसद ये है कि अगर सीएम हर चीज पे बाहर आएगा तो आपका निजाम ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव को बाहर आना पड़ रहा है। लिहाजा निजाम को ठीक करें। ये जो जारी खुदनुमाई है ना, ये मत करें। आप उसकी बात मुझे अच्छी लगी थी, मुराद अली शाह साहब की बात। उनको किसी ने पूछा कि आप वो सखर बराज का मसला हुआ तो आप क्यों नहीं गए? उसने कहा मैं सुपरवाइज कर रहा था, 72 घंटे में वो मुकम्मल हो गया था। मेरा हर जगह जाके तस्वीरें उतराना मेरा काम नहीं है, मेरा काम करना है। तो लिहाजा चीफ मिनिस्टर काम हर जगह खड़े होना नहीं है। अगर एक ब्रिज पे चीफ मिनिस्टर 1 माह में 2 बार जा सकता है, अगर उनके जाने से 1 माह में ब्रिज बन सकता है, तो फिर वहीं पलंग डाल के वहीं सो जाए, ताकि वो 4 दिन में बन ही जाए ब्रिज। हर चीज ने अपना टाइम लेना है। ठीक। तो, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, जो चीज की जा रही है वो ज्यादातर टीवी पे नजर आ रही है, की जा रही है, लेकिन अभी उसमें उसी तरह लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि ये हेपेटाइटिस जो है ना, ये हेपेटाइटिस ए, हर 10वां मरीज हेपेटाइटिस का है। ये पानी की सीवरेज की लाइनों में जो लाइनें गुजर रही हैं पानी की, वो चेंज नहीं कर रहे, लोग बीमार होते हैं। सिर्फ उस पर तवज्जो दी जाती है काम पर कि मरी की ट्रेन बना दें, यहाँ से ब्रिज बना दें, यहाँ से ट्राम चला दें, कि जो चीज आपको नजर आए और उनकी खुदनुमाई हो। ये नहीं होना चाहिए। निजाम को ठीक करें ताकि निजाम चले और चीफ मिनिस्टर काम करे। ठीक। फखर दुरानी साहब, वफाक में जाहिर बात है कि फिर असल इन्हिसार होता है उस टीम पे कि टीम कैसी बनी है, क्या वो डिलीवर करने वाली है या नहीं है। तो जो शहबाज शरीफ साहब ने टीम बनाई है उसको आप किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। देखें, अगर हम टीम की बात करें तो इस टाइम जो वफाकी हुकूमत में वज़रा की तादाद है वो कोई 22 के करीब है, जिसमें 18 जो हैं वो वफाकी वज़ीर हैं, 2 स्टेट मिनिस्टर्स हैं, 1 एडवाइज़र और 1 स्पेशल असिस्टेंट है। 4 उसमें से निकाल दें जो इन्होंने इत्तेहादी जमातों के लिए MQM से लिया है, मुस्लिम लीग काफ से लिया है, या वो जो इस्तेकाम पार्टी है उससे अलीम ख़ान है। तो अगर 4 के अलावा टोटल इनके जो हैं वो 18 लोग हैं, उसमें से ज़्यादातर वही हैं जो माजी में भी इनकी काबीना के, चाहे वो नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी या फिर पिछले अभी दौर से शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उसमें भी काबीना का हिस्सा है। अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एक्सपीरियंस तो इनको है हुकूमत चलाने का, माजी में भी और अभी भी। तो एक्सपीरियंस के लिहाज से या टीम के लिहाज से तो कोई इतना मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा इशू है कि जो मामलात हैं। लेकिन परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात की जाए तो उसमें हम परफॉर्मेंस को देखें। इस टाइम पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना, एक है माशी तौर पे जो है ना पाकिस्तान का इस्तेकाम लाना। तो माशी इस्तेकाम के लिए पहले अगर हम 3 माह देखें तो हमने देखा था, फ़ील किया था बल्कि कि कुछ महंगाई कम हो रही थी,
कुछ मुआशी इशारे भी बेहतर हो रहे थे। फिर बजट आ गया, बजट के बाद जो है वो टोटली जो है वो सिनारियो चेंज हो गया है। अब हर बंदा जो है वो चीख रहा है, चाहे वो बिजली के बिलों की वजह से उसके निर्ख जो बड़े हैं, या फिर जो टैक्सेस के जो इन्होंने वो एक स्लैब्स चेंज किए हैं, तनख्वाहदार तबके के ऊपर मज़ीद से मज़ीद टैक्स लगाए हैं, और जो एक मराज याफ्ता तबका होता है उसके ऊपर एग्जेम्पशंस दी हैं। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि माशी उसके लिए इन्होंने नया वज़ीर ख़जाना का जो है वो एक तजर्बा किया कि ये बड़े जो है वो हाईली क्वालिफाइड और बड़े हाईली पेड एक वज़ीर ख़जाना लाए कि वो शायद मईशत में बेहतरी ले आएंगे। लेकिन हमने देखा है कि वो मईशत में बेहतरी के लिए एक जो रेडीमेड जो होते हैं ना, वो उन्होंने इंतज़ामात कर दिए कि जो ऑलरेडी टैक्स जो एक तबका है जिसको पहले ही टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाता था, उसी के ऊपर ही उन्होंने वो कर दिया। कोई ऐसी इस्लाहात अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमने पहली मरतबा अमीरों को टैक्स किया है, लेकिन आम तासुर यही है और जो माहिरीन भी कहते हैं कि बेसिकली ये अमीरों की बजट है, गरीबों की बजट नहीं है। इसमें हकीकत क्या है? नहीं देखें साफ़ी साहब, इसमें ये जो कह रहे हैं ना कि अमीरों को हमने किया, अमीर आप देख लें कि इस मुल्क में कितने परसेंट है अगर उसकी निकाली जाए। और टैक्स का जो ये कह रहे हैं अमीरों के हवाले से, वो तो है कि अगर आपकी जो टैक्स स्लैब्स इन्होंने वो चेंज की हैं उसकी बुनियाद के ऊपर कि अगर आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम है तो उसके ऊपर जो है आपको वो 45% वाला जो मैक्सिमम टैक्स स्लैब भी लगेगा, प्लस 10% जो है वो सुपर टैक्स भी लगेगा। वो एक बड़ा छोटा सा एक तबका है। बाकी आपकी जो है हमेशा किसी भी मुल्क में जो एक स्ट्रेंथ होती है ना, वो मिडिल क्लास की होती है, जिसकी 50,000 से लेके 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक जो है ना मंथली इनकम होती है, जिसमें वो प्राइवेट सेक्टर के भी सरकारी भी। उसके ऊपर जो इन्होंने स्लैब्स वगैरह चेंज की हैं, उसमें जो आपके टैक्स की जो रेशो है वो बढ़ गई है। तो ये सिर्फ अमीरों का एक छोटी सी एक वो पोर्शन है, लेकिन उसमें भी इनकम के अलावा आप देखें दूसरे जो इन्होंने मराहत उनको दी हैं, और उसके साथ साथ जो एग्जेम्पशंस दी हैं, ख़ासतौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बिज़नेस कम्युनिटी हो, उनको चाहे वो एक्सपोर्ट की मद में दी गई हों या बाकी हों, तो वो कहीं ज़्यादा इसके वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, बजाय इसके कि ये जो जिस तरह ये कह रहे हैं क्रेडिट के हमने गरीबों को वो टैक्स जो अच्छा, काम किया। नाज़रीन एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो जिरगे का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। एजाज़ खान, ये बताइए कि कोई जो मौजूदा हुकूमत है उससे क्या तवक्कुआत है अभी तक की जो उनकी 3 महीने की परफॉर्मेंस रही है, कि कुछ हालात को बेहतर कर सकेगी या नहीं? यकीनन जो सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो बलूचिस्तान की मौजूदा हुकूमत है उससे जो एक्सपेक्टेशंस हैं आम आदमी की, वो ये है कि अमन व अमान की बेहतरी आए। कि आम आदमी जो है एक्सपेक्ट करता है कि अमन व अमान जो है, अगर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी तो वो काम करेगा, वो रोज़गार की तलाश में बाहर निकलेगा। लेकिन जिस तरह के यहाँ मतलब गुज़श्ता चंद माह में वाक़यात हुए हैं, हाल ही में जो शाबान में किडनैपिंग का वाक़या हुआ है उसको तकरीबन 17 रोज़ गुजर गए हैं। वो जो है किडनैप्ड विक्टिम्स जो हैं वो अब तक उन्हें रिकवर नहीं करवाया जा सका। तो इस तरह के वाक़यात यकीनन एक सेंस ऑफ जो इनसिक्योरिटी वो प्रिवेल करते हैं आम आदमी के लिए। तो आम आदमी की जो एक्सपेक्टेशन है कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो, गुड गवर्नेंस, और ये करप्शन जब वो कहीं सिविल सेक्रेटेरिएट में किसी काम के सिलसिले में जाए तो उसे नौकरियां ख़रीदनी नहीं पड़े। आम आदमी को नौकरियों ख़रीदनी, उसके लिए जो है उसकी रोकथाम के लिए स्टेप लेने चाहिए गवर्नमेंट को। यकीनन अगरचे मीर सरफराज बुगटी ने यह ऐलान भी किया था अपनी पहली स्पीच में, ये कहा था कि जो उन्हें भी ये इल्म है कि बलूचिस्तान में जो सरकारी नौकरियाँ इनकी मार्केट लगती है, इनकी बोलियां लगती हैं, तो इस सिलसिले में भी वो इकदाम करेंगे। तो इसमें यकीनन इसमें स्टेप्स लेने की, उन्हें मज़ीद स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की ज़रूरत है कि इस तरह का आम आदमी को इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े कि वो एक तो गुर्बत में वो तालीम हासिल करे, और उसके बाद जब वो तालीम हासिल करने तो एक क्लर्क की नौकरी या आम नौकरी के लिए उसे जो है 15 से 20 लाख रुपए पे करना पड़े। तो इस तरह के स्टेप्स रोकने की ज़रूरत है बलूचिस्तान में। और आम आदमी के जो इश्यूज़ हैं, आम आदमी ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके घर में रिलीफ मिले, लेकिन जिस तरह जो दूसरी जानिब जो महंगाई की सूरत हाल है उससे ये है कि लोगों के बिजली और गैस के बिलों से अब आए रोज़ लोग जो है ये एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। तो दूसरी तरफ ये है कि बलूचिस्तान की जो कोयटा के अलावा जो बाकी 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं
वहाँ तो सूरत हाल इससे भी ज़्यादा बदतर है। साफ़ी साहब, आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बलूचिस्तान की 98% पॉपुलेशन को पीने का साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है। आम आदमी और सूबे के ऐसे अजला भी हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, ऐसी तहसील्स भी हैं जहाँ जानवर और इंसान एक जगह से पानी पीते हैं। यहाँ तो ये सूरत हाल है। और अगर दूसरी जानब आप हेल्थ सेक्टर को देखें, हेल्थ सेक्टर में तो ये है कि आम आदमी जो है वो इलाज, जब वो इलाज कराने के लिए आम अस्पतालों में जाता है तो उसके यहाँ इलाज उसका कोयटा के अस्पतालों में महंगा पड़ता है बनिस्बत कोयटा, लाहौर और इस्लामाबाद, कराची के अस्पतालों में। इसलिए आम आदमी ये प्रेफर करता है कि कराची के अस्पतालों के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं कराची के, वहाँ जाकर ट्रीटमेंट कराने को वो जो ना प्रायोरिटी देता है, वो प्रेफर करता है इस चीज़ को। ठीक, रईस अंसारी साहब, टीम कैसी बनाई है मरियम नवाज़ साहबा ने? उसमें खुशामद और अकरबा परवरी का ज़्यादा ख्याल रखा गया है या कि मेरिट पे उन्होंने टीम बनाई है? देखिए साफ़ी साहब, बात ये टीम जो उन्होंने बनाई है वो उन्होंने कॉम्पिटेंट लोगों की बनाई है। देखिए उसमें बहुत तजर्बा का मरियम औरंगजेब है, उस्मा बुखारी है, बिलाल यासीन है, ख्वाजा इमरान नज़ीर है, ख्वाजा सलमान रफ़ीक है, और उसके अलावा जो यंग लोग डाले उनमें वज़ीर तालीम है राना सिकंदर हयात, वो भी पॉलिटिकल ख़ानदान के बैकग्राउंड के हैं। और तो उन्होंने टीम अच्छी बनाई है, जो टीम काम मेहनत से कर भी रही है। और लेकिन जब रिजल्ट है सर, जो काम शुरू करते हैं, जो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, उसके रिजल्ट जो है उसको लगता है टाइम लगता है आने में। लेकिन वो जिस तरह कर रहे हैं कि यानी जो चीज़ स्टार्ट की उसने कहा हमने कर दी, लेकिन जो चीज़ कर दी जाती है वो सामने नज़र भी आनी चाहिए ना, लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। अभी तक जो हम देख रहे हैं, जो कुछ भी 100 दिन में किया है, अभी तक उसका फ़ायदा बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको एक बात बताऊं ये जो रोटी वगैरह सस्ती कर दी तो इसका क्या लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ? देखिए सर, फिर साफ़ी साहब ये भी सुन लें अब आप, ये जो मैंने गंदम स्कैंडल ब्रेक पूरा करता रहा हूं मैं, ये इकोनॉमिक्स का एक असूल है कि जब सप्लाई ज्यादा हो जाए तो कीमतें नीचे आ जाती हैं, और जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो तो कीमतें ऊपर चली जाती हैं। ठीक, जब इस मुल्क में गंदम आई और वाफर इतनी मकदार में आ गई, जो निगरान हुकूमत में लाई, उसको डिस्कस करेंगे कौन जिम्मेदार था। जब वो यहाँ पर आई, पंजाब गवर्नमेंट के पास पहले 23 लाख टन से ज्यादा गंदम पड़ी थी। अब वो गंदम उठाएं किससे और रखें किससे? पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम की कीमत मुकर्रर की, लेकिन किसानों से उठा नहीं सके। अब वो इतनी गंदम हो गई कि उन्होंने औने पौने बेचनी पड़ी किसानों को, तो अल्टीमेटली नीचे आएगी। ये इकोनॉमिक्स का असूल है। लेकिन एक चीज मरीम नवाज ने अच्छी की है कि उन्होंने ये जो डायरेक्ट जो आरती सिस्टम खत्म किया ना, डायरेक्ट किसान जो है ना गवर्नमेंट के साथ कर लिया। उन्होंने 3 लाख किसानों को मेरा ख्याल अब तक रजिस्टर्ड किया, जो छोटे हैं 6-7 कनाल के लोग, उनसे गवर्नमेंट डायरेक्ट गंदम उठाएगी और उससे जो स्ट्रेटेजी गंदम चाहिए वो गवर्नमेंट उठा लेगी, बाकी वो बेच ले मार्केट में ओपन में। इसका फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट अपनी गंदम भी रिजर्व कर लेगी और जब वाफर गंदम होगी मार्केट में ओपन में जाएगी तो सस्ती रहेगी, इससे लोगों को फायदा होगा। ये गवर्नमेंट का ये मरीम नवाज का बड़ा आला स्टेप है। जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, तो इसीलिए आइंदा यही एक नजर आ रहा है जी फखरुद्दीन साहब, आइंदा नजर आ रहा है कि गंदम ठीक रहेगी। हाँ, आप क्या समझते हैं कि ये मईशत के ज़मन में जो इक़दामात इन्होंने किए हैं और IMF के साथ मिल के जो बजट तैयार की है, तो आगे जाके कुछ रिलीफ मिल सकता है या कि नहीं, आगे जाके हमारी माशी हालत मज़ीद ख़राब होगी? साफ़ी साहब, अगर ये जो स्टेप इन्होंने इनिशिएट किया है ना, अगर ये इसको कंटिन्यू रखें और प्रेशर में ना आए, ख़ास तौर पे अगर आप देखें ट्रेडर्स के हवाले से जो इन्होंने टैक्स का एक वो निज़ाम मुतारफ़ करा रहे हैं, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के हवाले से भी ये कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी वो करेंगे, तो ये स्टेप्स अगर इन्होंने जारी रखे और प्रेशर में ना आए तो फिर तो इसके लॉन्ग टर्म में जो है वो उसके काफ़ी जो है फ़ायदे होंगे हुकूमत को भी, चाहे वो आने वाली कोई भी हुकूमत हो उसके लिए भी, क्योंकि टैक्स नेट में एक दफ़ा आप आ जाते हैं तो आपके पास पूरा एक मेकनिज़म और डेटाबेस तैयार हो जाती है कि कितने लोग हैं जो कि काबिल टैक्स हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये लॉन्ग टर्म के लिए तो एक अच्छे फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रेशर में आ गए तो फिर मेरा ख्याल है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। ये हफ़्ते के दिन की मैं आपको एक ख़बर बताऊं जो वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी, मैं समझता हूं कि रीसेंट डेज़ में एक बड़ी अच्छी खबर जो थी, वो कह रहे हैं कि 4.5 मिलियन जो है टैक्स पेयर जो काबिल हैं इसके कि वो जिनके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, वो हमने हुकूमत ने आइडेंटिफाई कर लिए और हम उनको जो टैक्स के दायरे में लगाएंगे। पहले आपके पास जो है वो कोई 3.5 मिलियन है, यानी 35 लाख पहले हैं
और 45 लाख, अब तो ये कोई 75 लाख या 80 लाख के करीब जो है अगर आपके टैक्स नेट में आ जाते हैं लोग जो कि इस काबिल हैं कि जिनके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, तो वो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली फ्यूचर में उसके लिए हमारे लिए जो हुकूमत के लिए बड़ा बेहतर हो जाएगा। लेकिन मसला वही है कि जो भी सियासी हुकूमत आती है, क्योंकि उन्होंने अवाम से वोट भी लेना होता है, अवाम में जाना भी होता है, तो उसमें फिर वो जो इक़दामात मुश्किल होते हैं वो फिर उसको रिवर्स करना पड़ जाता है हुकूमत को। हमने पिछली जो PDM की हुकूमत थी, मिफ्ता इस्माइल का आपने देखा, वो जो टैक्स इन्होंने लगाए थे वो मरियम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट किया, वो वापस हो गए। इसी तरह के ये जो प्रेशर आता है तो ये वापस जब ये स्टेप बैक कर लेते हैं, वो बड़ा एक पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग है। नजरीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं और आप आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। इस सेगमेंट में हमारे साथ हैं कराची से तारिक मोइन सिद्दीकी साहब और पेशावर से शकील फरमान अली ख़ान साहब, जबकि फ़खर दुरानी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तारिक मोइन सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि सिंध की जो नई काबीना है उसकी तश्कील में आप क्या समझते हैं, मेरिट का ख्याल रखा गया है या कि नहीं, सियासी बुनियादों पर काबीना बनी है? देखें, इसमें अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी उसमें भी हमने ये देखा कि बिलावल भुट्टो बहुत सी जो चीज़ें चाहते थे वो शायद इस काबीना के अंदर वो नहीं कर सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो को चेयरमैन भी रह चुके हैं और उसके साथ मरकज़ी क़यादत उन्हीं के पास है, तो उनके साथ और जो उनकी हमशीरा हैं वो इसके अंदर ख़ासी मुतहरिक थी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो मेरिट वाली बात है उसे हम उस तरह से कह नहीं सकते कि काबीना जो है वो मेरिट पर ली गई है। लेकिन यह है कि उसमें फिर यह है कि तमाम पार्टी की मुशावरत के बाद फ़ाइनली इसे जो है फ़ाइनल किया गया और उसके बाद काबीना तश्कील दी गई। लेकिन काबीना में हम जो वज़रा और मुशीरान जो देखते हैं उनकी तादाद है वो अब काफ़ी हद तक उन्होंने अपने जो महकमे हैं वो संभाल लिए हैं। लेकिन हम वही कहेंगे कि क्योंकि तजर्बा और उसकी बुनियाद पर काम किया जा सकता है और उसके साथ विल हो, और उसके साथ ही ये कि आप जो भी अगर अब आपके जारी मंसूबे हैं या आप नए मंसूबे लाना चाहते हैं या जो लाएंगे आइंदा के लिए, तो उसकी बुनियाद यही होगी कि आपका अज़म हो काम करने का। क्योंकि हम यहाँ ये देखते आए कि जो माजी के जो मंसूबे थे जो यहाँ पर अब वो काफ़ी उनके अंदर ताख़ीर हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे मंसूबे थे जो कि मैं अगर कराची के हवाले से बात करूँ तो हमारे पास कई जो BRT के कई मंसूबे हैं जो 2014 में भी उसको अनाउंस किया गया था, उसके बाद आगे भी जाके वो अनाउंसड हुए और 2022 में उन पर काम शुरू हुआ। जैसे रेड लाइन है इस पर काम शुरू हुआ, लेकिन तकरीबन 1 साल ये काम ताख़ीर का शिकार रहा और तकरीबन बंद रहा काम। उसके बाद ये कहा जाता है कि निगरान काबीना के दौर के अंदर शायद ये बहुत ज़्यादा ताख़ीर हुई, लेकिन हमने ये देखा कि काम मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और उसके बाद उसकी जो वजूहात नज़र आई कि जी उसकी जो लागत है उसमें इजाफ़ा हो गया था, डॉलर की कीमत उस पर असरअंदाज हुई। लेकिन इस तरह हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मलिर एक्सप्रेस वे था, उसके ऊपर काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। शायद उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें नहीं थी, इस वजह से भी उसकी वजह हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर अवामिल हैं शायद वो भी कार फरमा हो कि ये जो सड़क है जो मलिर एक्सप्रेस वे है वो शहर के बाहर नदी के साथ साथ आगे जा रही है, तो इसमें बीच में आबादी और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर नहीं हो रहा, इस वजह से शायद वहाँ पर काम तेज़ी से जारी हो। अच्छा शकील फरमान अली, ये बताइए जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है अली अमीन गंडापुर साहब, उनके ख़यालात से तो हम वक्तन फ़वक्तन मुस्तफ़ीद होते हैं। जो टीम बनाई गई है खैबर पख्तूनख्वा में वो टीम कैसी है? देखें सलीम भाई, आपको पता है कि इस मरतबा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेजॉरिटी है उसमें 70% से ज़्यादा ऐसे लोग जीते हैं, नए चेहरे सामने आए हैं। मतलब ये है कि उनको एक मजबूरी थी कि कैबिनेट भी उनको उन्हीं जो है चेहरों में से बनानी पड़ रही थी, और कैबिनेट बनाते वक्त जो है इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि सूबे के तमाम अजला को जो है नुमाइंदगी दी जाए। आप देख लें कि सवाबी से जो है 3 जो हैं ऐसे अरकान हैं जो कि सूबाई काबीना का हिस्सा हैं, तो इनको टीम जो है वो उनकी मेरी अपनी जो ज़ाती राय है, अली अमीन गंडापुर साहब की ख्वाहिश भी यही थी
कि वो जो है नए चेहरे सामने लेकर आएँ। तो आपको पता है कि नए चेहरे सामने होंगे तो इनको कैबिनेट से इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होगी। और इस हवाले से आप देख लें कि तैमूर सलीम जगड़ा साहब का नाम चल रहा था, शौकत यूसुफजई साहब का नाम चल रहा था, उनको जो है काबीना का हिस्सा नहीं बनाया गया। इवन जो है तैमूर सलीम जगड़ा साहब की जो मिनिस्टर फाइनेंस के हैसियत से उनकी कारकर्दगी थी, उनके ऊपर भी जो है अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है सवालात उठाए हैं कि उस दौरान जो है सूबे पे जो है कर्ज़ा बढ़ा है। तो अगर आप कहें कि एक ऐसी टीम उन्होंने अपने लिए अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाई है जो कि डिलीवरी कर पा रही है, तो मेरा ख्याल है अब तक उनकी जो है ग्रिप नहीं है वज़रा की अपने महकमों पे। और आप देखें कि स्वाद से जो है भी लोगों को जो है क्या काबीना का हिस्सा बनाया गया, और जो पिछली मरतबा जो है वज़ीर थे उनको जो है मुशीर और मावन ख़ुसूसी बनाया गया और नई टीम को जो है वो सामने लाया गया है। मेरी अपनी ज़ाती राय है, उसकी वजह यही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब चाहते थे कि उनको कैबिनेट से कोई ऐसा बंदा सामने ना हो कि जो बहुत ज़्यादा जो है तजुर्बाकार हो और उनको जो है उनसे रेजिस्टेंस हो। और यही वजह है कि तैमूर सलीम जगड़ा साहब का नाम चल रहा था, कामरान बंगश साहब का नाम चल रहा था, शौकत यूसुफजई साहब का नाम चल रहा था कि उनको बहैसियत मुशीर जो है काबीना में शामिल किया जाएगा, लेकिन ये ना हो सका। और इवन जो है उनकी कारकर्दगी पर जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब ने ख़ुद भी सवालात उठाए। और टॉप टू बॉटम अगर बात करें तो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब, और माजी में आप देखें कि जो भी वज़ीर आला आता है वो सबसे पहले जो है मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से ब्रीफिंग लेता है ताकि उसको वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स का पता चले और इश्यूज़ का पता चले, फिर वो उनको सॉल्व करता है। लेकिन आप देख लें कि आज 4 साढ़े 4 माह से ज़्यादा का अर्सा हो गए, अब तक जो है अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है किसी से भी जो है डिपार्टमेंट से भी ब्रीफिंग नहीं ली। और कैबिनेट के हवाले से अगर आप बात करें तो कैबिनेट में जो बैठे हुए हैं वज़रा, उनकी ग्रिप नहीं है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो आप देख लें कि वो अपने तौर के ऊपर काम कर रही है। चूँकि एक नया जो है चेहरा सामने होगा तो उसको जो है मामलात समझने में जो है टाइम लगेगा। तो यही वजह है कि आप देखें कि ब्यूरोक्रेसी भी जो है ख़ुद जो है काम कर रही है और इनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं। आप देख लें कि सूबे में जो है 75-80% जो है कमिश्नर जो हैं वो पुराने हैं। इसी तरह जो है 90% से ज़्यादा जो डीसीज़ हैं वो भी काम कर रहे हैं। सूबे के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके बारे में अली अमीन गंडापुर साहब ने आते साथ ही कहा था कि मैं इनको हर सूरत में तब्दील करूँगा। और आप देख लें कि 5 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया, अब तक जो है चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। तो जब तक ये अपनी टीम नहीं बनाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये डिलीवरी हो यहाँ से कर सकेंगे, कुछ भी डिलीवर कर सकेंगे। इनके वफाक के साथ आते साथ ही जो है इन्होंने वफाक से कन्फ्रंट्रेशन की पॉलिसी रखी। हालांकि इनको चाहिए था कि ये वफाक से कन्फ्रंट्रेशन की पॉलिसी रखने की बजाय अपने जो है मसाइल वो हल कराते। माशी मसाइल का शिकार था सूबा। इनका जो क्लेम है कि हमारा 1600 अरब रुपए से ज़्यादा जो है वफाक हमारा कर्जदार है NHP में, तो वो जो है अभी तक पैसे वो ये नहीं ला सके हैं। और इनको मसाइल ये उल्टा जो है सियासत की तरफ चले गए। इनको चाहिए था कि ये मुफाहमत की तरफ जाते और कोशिश करते कि वज़ीर आज़म साहब से मिलकर जो है अपने सूबे के मसाइल के लिए हल निकालते और उनसे कहते कि हमें आप पैसे रिलीज़ करें। अब जो है सूरत हाल कुछ बेहतर तारिक मईन साहब ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि सिंध की जो मौजूदा हुकूमत है वो पिछली हुकूमत से किस तरह मुख्तलिफ होगी? देखें, सिंध की अगर आप मौजूदा हुकूमत देखें तो पुराने ही वज़ीर आला हैं यहाँ पर, और उनके साथ जो आप सीनियर वज़रा देख रहे हैं वो भी तकरीबन वही हैं। हाँ, कुछ नए लोग ज़रूर शामिल किए गए हैं इसमें, लेकिन हम ये कारकर्दगी की अगर आप बात करें कि वो किस तरह से, तो एक जो मुख्तलिफ अपोजिशन की तरफ से भी और हम वैसे भी देखते हैं मुख्तलिफ जमातों की जानिब से भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि ये काम जो है मुख्तलिफ जो काम है उसमें ताख़ीर बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ही सिंध में एक जो बड़ा मसला रहा है वो यहाँ पर जिसको ये कहा जाता है कि करप्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखी गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हम अगर सक्कर हैदराबाद सक्कर मोटरवे का जिक्र करें तो उसमें 2 डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो हैं वो नैब के बिल्कुल रडार पर आ गए थे और अरबों रुपए उनसे वसूल भी किए गए, और एक जिसमें से शायद बैरून मुल्क भी चले गए। इसी तरह के और बहुत सारे इस उसमें केसेस हैं जो कि बहरहाल पेंडिंग है एंटी करप्शन में या दूसरी जगहों पर। लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी क्योंकि नए आए हैं और वो वफाक में भी रह चुके हैं, इससे पहले वो सिंध में भी रह चुके हैं, कमिश्नर हैदराबाद भी रह चुके हैं,
तो वो अपने हिसाब से अब नई फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अफसरान तो वही हैं पुराने, उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे दोबारा लाया जाएगा। उसके साथ सिंध गवर्नमेंट में वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह हैं। तो हमारे पास ये देखने में ज़रूर आ रहा है कि ऐलानात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वर्किंग जो है वो कम है, और पेस काम का जितना तेज़ होना चाहिए उतना है नहीं। हम ये भी देखते हैं कि बाज़ औक़ात आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से भी बाकायदा हिदायत जारी की जाती हैं काम को तेज़ करने के लिए, जबकि बिलावल भुट्टो की जानिब से भी हम देखते हैं कि उनकी जानिब से नाराज़गी का इजहार भी किया जाता है कि काम को तेज़ किया जाए और उसके ऊपर फोकस किया जाए। और बाज़ औक़ात वो बिल्कुल क्लियर अपनी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो वज़ीर आला को भी देते हैं और वज़रा को भी कहते हैं कि वो इस काम को आगे बढ़ाएं। लेकिन हम ये देखते हैं कि ऐलानात की हद तक तो बड़ी तेज़ी से जाते हैं, लेकिन जब उसके ग्राउंड वर्क की तरफ हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि खासी सुस्त रवि का शिकार हैं बहुत सारे मंसूबे, क्योंकि अब तो हम ये देखते हैं सिंध में जो जारी मंसूबे हैं उन्हें ही मुकम्मल करना जो है वो तरजीह होगी, लेकिन वो अगर टाइम पर कर लिए जाएँ। लेकिन ये ऐसे मंसूबे हैं जो कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल अपनी मुकम्मल होने की जानिब ज़रा सुस्त रवि का शिकार हैं। इस मरतबा शहबाज शरीफ साहब की वो मजबूरी नहीं है जो 16 महीने की वो हुकूमत में थी। एक उनका तरीका अमूमन ये होता था पंजाब में कि वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए हुकूमत चलाते थे, तो यहाँ पे वो अपनी पॉलिटिकल टीम के ज़रिए चला रहे हैं या ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए चला रहे हैं? साफ़ी साहब ये दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल का अगर आप देखें तो उसमें जो मैं देखता हूँ राना सनाउल्लाह साहब आपको पता है इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने स्पेशली उनको एडवाइज़र लगा के कुछ मामलात वो उनके ज़रिए भी फिर इस तरह ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो है वो जो इन्होंने वो किया हुआ था आहद चीमा साहब का, उसके ज़रिए वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये दोनों मिक्सचर कर रहे हैं। देखें इस टाइम जो वफाकी हुकूमत है ना, उसके लिए 5 अहम जो है ना अवामिल थे जिसके हवाले से वो करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो 16 माह PDM की थी हुकूमत, ये कंटिन्यूएशन है, ये भी उसमें प्लस माइनस 1-2 जमातें हैं वो बाहर हो गई हैं, बाकी तो सारे उसी का साथ ही हैं जो उसमें। पहले तौर पे सियासी तौर पे इनकी परफॉर्मेंस अभी तक कैसी है, दूसरे नंबर पे माशी जो मईशत के हवाले से हमने थोड़ा सा पहले ही डिस्कस किया है। सियासी तौर पे देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि अभी तक कुछ बेहतर है। गो के 8 जो फरवरी वाले इलेक्शंस हैं उसके ऊपर सवालात भी उठाए गए हैं, जो इनके साहबका इत्तेहादी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब या इस तरह उन्होंने भी सवालात उठाएँ, लेकिन कोई इस तरह का पॉलिटिकल जो है ना वो कोई बड़ा मिसहैप या कोई वो नहीं हुआ। इमरान खान जो है वो उनकी एक चल रही है मूवमेंट चल रही है इलेक्शंस के हवाले से, वो सवालात भी मुख्तलिफ मुकदमात भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो पार्लिमान का हिस्सा हैं, एक सूबे में हुकूमत भी हैं, तो कोई पॉलिटिकली इस तरह का कोई बड़ा सेटबैक नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ सियासी तौर पे ये हुकूमत जो है वो बेहतर है। माशी तौर पे जो है अभी इक़दामात इन्होंने किए हैं, इसके लॉन्ग टर्म में शायद इसके जो है नताइज वो बेहतर होंगे। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो एक चल रहा है, ऑपरेशन के हवाले से भी बातचीत चल रही है, मेरा ख्याल है अगर कंसेंसस डेवलप हो गया जो बाकी सियासी जमातों के साथ APC में, तो उससे कुछ बेहतरी आ सकती है। फिर सफारती लिहाज से अगर देखा जाए तो पिछले 4 माह में इन्होंने पाकिस्तान के लिए जितने भी अहम मुल्क हैं, ख़ास तौर पे सऊदी अरब हो, UAE हो, चाइना हो या अमेरिका हो, तो उसके इन्होंने ना सिर्फ दौरे किए, कामयाबी का उसका जो है आपका तयन इस तरह कर सकते हैं कि उन्होंने अनाउंस किए कि हम ये मेमोरेंडम ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी साइन किए, या कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो बात की गई है। तो ये इस हवाले से भी देखा जाए तो जो पहले 16 माह थे वो मैं समझता हूँ कि जो रिकवरी पीरियड था, जो कि पिछले जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में मईशत का हाल हो गया था, रिकवरी से है जो अब ये स्टेबिलिटी की तरफ जो है मैं ये समझता हूँ कि ये एक फ़ेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कोई हालात कोई ड्रास्टिकली कोई तब्दील ना हुए तो मैं ये समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म में शायद ये बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन, उम्मीद के साथ के प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे। आज के जरिए से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।